हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्लोबल सिटी पे। पर टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ग्लोबल सिटी, जैसा कि कहा जा रहा था कि 2024 का सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा, राइट। इस करंट ईयर का गवर्नमेंट ऑक्शंस वगैरह कर चुकी होगी लैंड पार्सल के, और यहाँ पर कुछ मूवमेंट होता हुआ दिखेगा पीपीपी के मॉडल पर। बेसिकली जो बिल्डर यहाँ पर एलोकेशन ले रहे हैं वो वहाँ पर कुछ न कुछ डेवलपमेंट भी करेंगे, इंफ्रा डेवलपमेंट करेंगे। बट अभी तक ऐसा बहुत पॉजिटिव आउटलुक दिखा नहीं है बिल्डर की लॉबी से। इसका क्या रीज़न रहा है, इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैंने अपने चैनल पर मेंबरशिप ओपन की है एलाइट ग्रुप की, आप उस मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हम हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं इंटरेक्टिव वे में, जूम पर। मंथ में एक बार हम वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे, तो कुछ एजुकेशनल कंटेंट जो मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता वो बताऊँगा, और आपके कुछ लाइव Q&As होंगे, अनफिल्टर्ड आउटपुट से मेरे आंसर्स होंगे, राइट। तो अगर बेसिक से शुरू करें तो ग्लोबल सिटी पे मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बहुत ऑब्जर्विंग मोड में था कि हाँ, गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर रही है, क्या पॉलिसीज़ हैं, और बिल्डर अपनी तरफ से क्या चाहते हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है। मैं शुरू से ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनसे कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड रहा हूँ। इसका रीज़न मैं इसी वीडियो में बताऊँगा, और कहाँ इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार बेसिक्स बता देता हूं मैं कि हाँ, ये ग्लोबल सिटी क्या है। ये एक सब सिटी है जो कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर बेस्ड होगा। सेक्टर 36B और सेक्टर 37 के कुछ एरियाज़ हैं, 1000 एकड़ के आसपास का एरिया है जो ये कवर करेगा। यहाँ पर एक सब्सिडी बनाई जाएगी जिसमें मेजरली कॉमर्शियल और कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस होंगे। रेजिडेंशियल का पोर्शन कम होगा, मतलब यहाँ पर लोग बाहर से आएंगे और काम करेंगे, कम ही लोग यहाँ पर रुकेंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे। मतलब मेट्रो कनेक्टिविटी वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी वगैरह हमें यहाँ पर चाहिए होगी, राइट। तो अभी तक क्या किया है गवर्नमेंट ने जुलाई से ई ऑक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया था मल्टीपल स्टेजेस में। अभी तक देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि बिल्डर लॉबी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है इसमें। इनिशियली प्लान था कि 90% के आसपास कॉमर्शियल और कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस होंगे और 10% ही रेजिडेंशियल एरिया होगा। बट ऑफिस स्पेसेस की डिमांड को देखते हुए, जो कि आप जानते हैं कि डिमांड में बहुत बड़ा डिग्रेड आया हुआ है, अब बहुत ज़्यादा डिमांड रहा नहीं आईटी के स्लोडाउन की वजह से। पोस्ट कोविड जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस हैं इनकी रिक्वायरमेंट कम हुई है। हमने वीवर्क का भी देखा कि जो ग्लोबल वीवर्क कंपनी है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर गई, और इंडिया वाली भी जो इसकी रीट है वो बहुत अच्छा नहीं कर रही है। ऑल्दो यस, रीट के प्राइजेस हैं वो ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहे हैं, राइट। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 90% से उसे डिक्रीज करके 65% पर लाया। मतलब 65% कॉमर्शियल और कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस और 35% रेजिडेंशियल स्पेसेस। उम्मीद ये थी कि रेजिडेंशियल की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो बिल्डर कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले तो बिल्डर लैंड खरीदेंगे ऑक्शन के प्रोसेस में और कंस्ट्रक्ट करेंगे उस पर, और फिर जो भी डिमांड है, हाउसिंग बूम की डिमांड है, यहाँ पर वो टैकल की जा सकती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके कई सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो जो मॉडल चूज़ किया है गवर्नमेंट ने, HSIIDC ने, राइट, PPP मॉडल चूज़ किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर। मतलब गवर्नमेंट इनिशियली अपनी तरफ से पैसा पुट नहीं करना चाहती वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। वहाँ पर जो सीवरेज का काम है, वाटर सप्लाईज का काम है, वाटर आउट इन का काम है, जो भी काम है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम है, और बेसिक चीज़ तो है कि वहाँ पर जो रोड बनने हैं वो भी खुद नहीं बनाना चाहती है, वो पीपीपी के मॉडल पर डेवलप करना चाहते हैं। मतलब जो अलॉटी होंगे, जितना अमाउंट उन्हें देना होगा, टेंडर का अमाउंट माइनस करके वो उनकी लाइबिलिटी बनेगी और डेवलप वो खुद ही करेंगे। इससे चैलेंजेस क्या क्या आते हैं पीपीपी मॉडल, जैसा कि हमने बहुत सारे छोटे शहरों में भी देखा है, इवन बड़े शहरों में भी देखा है
कि इस मॉडल में अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल सिटी एक टाइम टेकन प्रोसेस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट अप्रूवल एंड एक्सेट्रा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बिल्डर को ये बात समझ में आ रही है कि इस प्रोसीजर में टाइम लग सकता है, ग्लोबल सिटी के डेवलपमेंट में टाइम लग सकता है, तो वो अपना पैसा लगाने से झिझक रहे हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की हड़बड़ी दिखती है यहाँ पर कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी में क्यों है। ये जो आचार संहिता लगनी है इलेक्शन से पहले स्टेट गवर्नमेंट में, उससे पहले ये ग्लोबल सिटी के जो भी टेंडर्स हैं उनको क्लोज करना चाहते हैं, डील्स वगैरह क्लोज करना चाहते हैं। बट क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अगर आप इतनी जल्दी में रहेंगे, बिना इंफ्रा डेवलप किए हुए एलोकेशन स्टार्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो रेट्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। अभी तक द्वारका एक्सप्रेसवे के जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उनका आता पता नहीं है, वहाँ पर सीवरेज का काम नहीं हुआ है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज भी कहीं कहीं नहीं है, राइट। फॉल्ट्स आते रहते हैं, वाटर लॉगिंग के इश्यूज हैं। तो जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं वहाँ पर इंफ्रा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ग्लोबल सिटी में आप एलोकेशन स्टार्ट कर रहे हैं बिना एक भी इंफ्रा डेवलप किए हुए, बिना एक भी 1 फीट रोड बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं ये कैजुअल अप्रोच दिखाता है। इट्स लाइक कि कोई एंटरप्रेन्योर है, वो फंड्स की डिमांड कर रहा है बिना अपना एफर्ट लगाए, बिना अपनी सेविंग्स लगाए, बिना अपनी जॉब छोड़े हुए, राइट। तो कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या कोई भी एंजल इन्वेस्टर हो, राइट। तो ऐसा ही कुछ केस ग्लोबल सिटी के साथ भी होता हुआ हमें दिख रहा है। नेक्स्ट है कि कोई डेडिकेटेड एंटिटी नहीं है ग्लोबल सिटी को डेवलप करने के लिए। HSIIDC पूरे हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि सिर्फ ग्लोबल सिटी के। तो अगर ऐसा कुछ होता कि ग्लोबल सिटी के डेवलपमेंट के लिए कोई एक सेपरेट गवर्नमेंट एंटिटी बनी हो, जैसे कि ग्लोबल सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, समथिंग लाइक दैट, जैसा कि हमने धुलेरा के केस में देखा हुआ है, गिफ्ट सिटी के केस में देखा हुआ है, तो डेडिकेटेड गवर्नमेंट एंटिटी बनने से अच्छा क्या होता है कि वहाँ पर एक ऑफिसर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस एंटिटी के काम को जस्टिफाई करने के लिए अपने सीनियर्स को, राइट। CMs पूछते हैं, मिनिस्टर्स पूछते हैं, जो भी TCP और DTCP के मिनिस्टर्स हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि खिचड़ी पक सकती है, क्योंकि HSIDC ट्राई सिटी से, चंडीगढ़ वगैरह से ज़्यादा गवर्न होता है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी एंटिटी होती जो सिर्फ यहीं के लिए रिस्पॉन्सिबल होती, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे डायरेक्टली उनसे। डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स होता तो जो चीज़ों को स्पीड अप किया जा सकता है वो पॉसिबल होता। ह्यूमन रिसोर्स क्रंच भी एक नेक्स्ट है कि आप अगर देखें तो हरियाणा गवर्नमेंट ने मुश्किल से ही कोई नई हायरिंग हुई है, तो ये स्पेशली इन TCP टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कमीशन में कोई बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव भी मुझे नहीं दिखते इस गवर्नमेंट के अंदर। तो इनके पास ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है ग्लोबल सिटी जैसी सिटी के डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए, उसके एग्जीक्यूशन को गवर्न करने के लिए। शायद इस वजह से ही एक नई डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के लिए नहीं बनी है, राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती, बट यस इट एड्स अप द पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट है जो हमारे बिल्डर्स हैं, उनके जो लैंड पार्सल्स हैं वो अभी यूटिलाइज्ड नहीं हुए हैं प्रॉपरली। आप अगर यहाँ देखें न्यू गुड़गांव के एरिया में SPR रोड पर, CPR रोड पर, तो काफ़ी आपको खाली लैंड दिखती है। तो जो यहाँ के एग्जिस्टिंग बिल्डर्स हैं, स्पेशली जो लोकल बिल्डर्स हैं, उन्होंने ये लैंड काफ़ी सालों से होल्ड की हुई है, ये इनका एसेट है। ये बुल रन मार्केट इन्हीं बिल्डर्स को एक बहुत अच्छा मौका दिया है कि जो अपने लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उनको क्लियर करें न्यू सेल से, और जो एग्जिस्टिंग लैंड है उस पर कंस्ट्रक्शन करें, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करें और उससे अपना प्रॉफिट बुक करें, राइट। अब इस केस में क्या होगा कि इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंड्स हैं जहां पर वो नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करके जो रेजिडेंशियल हाउसिंग की डिमांड है उसको एटलीस्ट यहाँ पर खपा सकते हैं। बट ग्लोबल सिटी के केस में जैसा कि आप जानते होंगे कि 20 to 30% के आसपास यहाँ पर रेट्स भी हायर हैं, राइट। तो वहाँ पर अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और वो इन्वेस्टमेंट कई बार बिल्डर्स लोन पर भी लेते हैं, तो उसका एक इंटरेस्ट, एक एडिशनल कॉस्ट निकल करके आता है।
उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए एस्क्रो अकाउंट में सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, तो उसका भी कॉस्ट अलग से आता है। मैं मान सकता हूं कि ये सारे बिल्डर लोन नहीं लेंगे, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कोई एक चीज़ होती है, राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्डर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यस, जो ऑफिस स्पेसेस की डिमांड के मैंने जो डिग्रेड बताया कि ये सब डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं रही है और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है कॉर्पोरेट कंपनीज़ को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए, राइट। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि कंपनीज़ क्यों यहाँ पर नहीं आ रही हैं। जो कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस यहाँ पर उद्योग विहार में, DLF साइबर सिटी में ऑपरेटेड हैं, या दिल्ली के या नोएडा के किसी जगह पर ऑपरेटेड हैं, या बहुत अलग अलग जगह भी SEZ बने हुए हैं गुड़गांव में, तो वहाँ से ऐसा क्या गवर्नमेंट अपनी तरफ से लालच दे इन कंपनीज़ को कि वहाँ पर ऑफिस अपना कम करें, ऑफिस ऑक्यूपेशन कम करें और ग्लोबल सिटी में मूव हों एट अफोर्डेबल रेट फर्स्ट ऑफ ऑल, और बड़ा एरिया इनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर इनका अभी करंट ऑफिस है, जब वो मूव हो रहे हैं तो वहाँ पर सस्ता पड़े। तो सस्ता कैसे पड़ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉर्पोरेट कंपनीज यहाँ पर मूव होने का डिसीजन ले रही हैं उनको आपको टैक्स हेवन देना पड़ेगा एटलीस्ट 5 साल के लिए, राइट। सब्सिडाइज रेट पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाईज देने होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफिस स्पेसेस की डिमांड नहीं है इस टाइम पर, तो वो वहाँ पर एटलीस्ट एक इनिशियल इंफ्रा डेवलप करें, इनिशियल ऑक्यूपेशन लाएं कि जिससे कि बाद में रेजिडेंट्स भी वहाँ पर रहना शुरू करें। अभी तो हम कॉमर्शियल्स को ही, ऑफिस स्पेसेस को ही वहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी जो 35% एरिया है बढ़ी हुई कीमतों पर ग्लोबल सिटी में फिर कोई भी नहीं लेगा, जब जस्ट एडजेसेंट सेक्टर में हमें कोई सस्ती चीज़ मिलेगी। तो मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ स्कीम्स लानी होंगी ऐसे कॉर्पोरेट कंपनीज को जो वहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि यस मूव करना है। वो मॉनेटरी बेनिफिट आपको प्रॉपर्टी टैक्सेस के केस में हो सकता है, वाटर टैक्सेस के केस में हो सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी के केस में हो सकता है, या मे बी जो हम USD ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट, हम यहाँ पर फ्री कर सकते हैं उनके लिए कि यस अगर यहाँ पर कोई कंपनीज रहती हैं तो दे कैन फ्रीली ऑपरेट ट्रांजेक्शन इन USD, राइट। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, स्पेशली जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज हैं उनके लिए, राइट। तो इस तरीके के कुछ इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं टू अट्रैक्ट सच कॉर्पोरेट कंपनीज, राइट। नेक्स्ट है कि ये जो भी HSIDC अपनी तरफ से डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इनके जो अभी एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं, इनको एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हायर करना चाहिए जो गिफ्ट सिटी, धोलेरा सिटी में एक्सपीरियंस रखते हैं। इवन मेट सिटी में भी उन्होंने काम किया हो, तो उनकी एक्सपर्टीज़ यूज़ करके यहाँ पर एक बेहतर डेवलपमेंट किया जा सकता है, राइट। ये कैसे कर सकते हैं, मेट सिटी में अगर देखें तो धोलेरा सिटी के जो डायरेक्टर थे उन्हें एज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर किया रिलायंस ने, तो एक गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती, राइट। एज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, एज अ कॉन्ट्रैक्टर हायर कर सकते हैं, उनसे एडवाइजेस ले सकते हैं जिससे कि एक इफेक्टिव डेवलपमेंट हो सके ग्लोबल सिटी का, राइट। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया कि PPP मॉडल पर हमें डेवलपमेंट नहीं करना होगा, इंफ्रा डेवलप करके भले इलेक्शन के बाद आपको ऑक्शन करना हो तो ऑक्शन कीजिए, और बढ़ी हुई कीमतों पर थोड़ा सा बिल्डर को भी ललचाइए कि यस यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इफ़ दे डोंट बिड दे विल मिस समथिंग, भले ही उनके पास एडजेसेंट लैंड है। तो इस तरीके से हमें लालच देना होगा अपनी तरफ से, राइट। ये कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं है, बायर नहीं है जो बिना कुछ देखे ब्रोशर पर, आपका ग्राफिक्स पर और वेबिनार के थ्रू, राइट, सिर्फ कार्टून्स देख करके आई वुड से कि कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, राइट। यहाँ पर बिल्डर के पास भी एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स होते हैं, दे हैव अ गुड टीम, उन्हें पता है कि कहाँ से वर्थ निकाली जा सकती है। कहीं ना कहीं बिल्डर लॉबी ने भी सेंस किया है कि इसमें बहुत डिले होना है, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट में डिले था। अब ये डिले क्यों था, द्वारका एक्सप्रेसवे में भी कहीं ना कहीं बहुत मिसमैनेजमेंट रहा है, प्लान को वापस से रीविजिट किया गया, बहुत सारे चेंजेस किए गए, ये सारी चीज़ें इनिशियली ही की जा सकती थी। कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा बर्बाद किया गया, और इस वाले केस में भी पब्लिक का पैसा भी बर्बाद किया जाएगा, और गवर्नमेंट अपनी कहीं ना कहीं
इमेज को भी खराब करेगी। नेक्स्ट और क्या किया जा सकता है, जैसे कि धुलेरा और गिफ्ट सिटी में हमने देखा है कि एक एडिशनल टावर बनाया है उन्होंने, ABCD टावर कहते हैं, जहां पर एक ही टावर के अंदर सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, अप्रूवल प्रोसेस वहीं पर किए जाएंगे, उसी प्रोमिसेस में किए जाएंगे। जैसे गिफ्ट सिटी के केस में हो चाहे धुलेरा सिटी के केस में, सारा काम उसी एक बिल्डिंग के अंदर किया जाता है, जिससे कि जो डॉक्यूमेंटेशन डिले है अप्रूवल्स वगैरह में, बिल्डर को या कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसको या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसको इधर उधर ना दौड़ना पड़े। और इस केस में तो आई थिंक चंडीगढ़ के भी कई चक्कर लग सकते हैं। क्या हम एक इन्वेस्टर फ्रेंडली एसेट प्रोवाइड कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, राइट। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई थिंक अगर गुड़गांव से ऑपरेट हो रहा होता, राइट, तो बहुत आगे निकल चुका होता। ये ऑपरेट चंडीगढ़ से होता है, पंचकुला से होता है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया है गुड़गांव। जितना वो आगे जा सकता था उतना आज नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज, जब हम TOD की बात करते हैं, राइट कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पूरी की पूरी डिपेंडेंसी होगी, तो वेयर इज़ द प्लान ऑफ द मेट्रो कनेक्टिविटी फ्रॉम ब्लू लाइन और फ्रॉम येलो लाइन? तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। आप E-ऑक्शन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको ये करना चाहिए था कि एटलीस्ट प्लान सेंक्शन कर दें कि येलो लाइन या राजीव चौक से कोई डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी इसको, या द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू ये ब्लू लाइन से कनेक्टेड होगा। तो बिल्डर कहीं ना कहीं जो पूरी लॉबी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती सेंक्शन करना, या मैं तो कहूँ डायरेक्टली फंड भी एलोकेट कर देना चाहिए, क्योंकि आप ही की गवर्नमेंट बॉडी है, आप ही को पैसा देना है, आप ही को पैसा लेना है। क्यों नहीं किया जा सकता? वो फिर ऑक्शन में पैसे आने ही हैं। तो इस तरीके से आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को लिटरली सुधार करने की ज़रूरत है टू मेक दिस ग्लोबल सिटी सक्सेसफुल। मुझे नहीं पसंद कि अपनी जैसी ग्लोबल सिटी या कोई भी सिटी हो उसे एलियास दिया जाए किसी फॉरेन सिटी या कंट्री के नाम पर, राइट। हम एक अपनी सिटी डेवलप कर रहे हैं। जैसे धुलेरा का मैंने एग्जांपल लिया, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। इवन मैंने भी विटनेस किया है 50% तक का ग्रोथ इन 1 क्वार्टर, राइट, ऑन इंस्टीट्यूशनल लैंड। तो यस, ऐसा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, बट गवर्नमेंट कितना इस प्रोसेस को स्मूथ कर सकती है और कितना अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकती है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ पर कि मेजर मिसिंग है। और सारी चीज़ें इलेक्शन से पहले करने की जो हड़बड़ाहट है वो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को पूरा ले डूबेगी। तो जो बातें हो रही थी कि इसकी नेक्स्ट बिग थिंग होगा ग्लोबल सिटी 2024 के लिए, और हम 2024 के लिए स्टार्टिंग में खड़े हुए हैं, राइट। तो मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर गवर्नमेंट इसी धरे पर चलती रही तो आई एम श्योर कि इसमें भी 10 से 12 साल, इवन 15 साल लग सकते हैं। और कोई भी स्टोरी जिसमें 5 साल से ज़्यादा की चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं, मैं ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, राइट। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने ग्लोबल सिटी से रिलेटेड एटलीस्ट सारी पिक्चर आपको दिखाई हो, कहां पर हम कैसे स्टैंड कर रहे हैं, इस बूम में बिल्डर इतना क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे ही कुछ हेल्दी डिस्कशन के लिए, लाइव Q&A के लिए आप मेरा एलाइट ग्रुप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, 1 महीने में एक बार मैं फॉर श्योर आऊँगा ऐसे ही कुछ एजुकेशनल कंटेंट के लिए, अनफिल्टर्ड कंटेंट के लिए और आपके लाइव क्वेश्चन और आंसर के लिए। फीस बहुत ही नॉर्मल है, प्लीज चेकआउट। और जैसे कि 2024 की शुरुआत हुई है, प्लीज हेल्प मी बाय एडिंग कपल ऑफ सब्सक्राइबर्स, राइट। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल येट, प्लीज डू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।